हिंदी अध्याय 446 अनुकूलन और विजय। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जानिए क्यों फैंस का कहना है कि यह बेटिंग एट नेक्स्ट लेवल का है। दफाबेट। लेखक का नोट, मैजिक कैसल उपहार में देने के लिए @Dennis_Verimi को धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बोनस अध्याय सोमवार को जारी किया जाएगा। सभी जुड़े रहें। एक घटनापूर्ण दिन बीत गया और माइकल अत्यधिक थका हुआ महसूस करते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। अपने क्षेत्र में पहुंचते ही माइकल अथक परिश्रम करने लगा। वह पिलोक की घटनाओं, भाग्य के चिन्ह या किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसे बस मन की शांति चाहिए थी। क्षेत्र में लौटने के बाद हुए प्रशिक्षण सत्र में माइकल ने जी जान से मेहनत की। अमर योद्धा को पता चल गया था कि माइकल के साथ कुछ हुआ है, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने माइकल को वही दिया जो वह चाहता था, एक कठोर प्रशिक्षण योजना जिसने युवा योद्धा को पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। माइकल ने अपने शरीर को स्ट्रेच करने के लिए कई नए मूवमेंट सीक्वेंस सीखे और कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्स किए जिनसे उन मांसपेशियों को भी फायदा हुआ जिनका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। उसकी ट्रेनिंग आधे दिन से लेकर देर रात तक चली, लेकिन माइकल खुद से संतुष्ट था। उसने अपनी सीमा को पार कर लिया और अमर योद्धा का ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने तक वह बेहोश नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उसे गहरी नींद आई और दिन भर की घटनाओं के बारे में कोई विचार नहीं आया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका शरीर दुख रहा था। माइकल धीरे धीरे उठा और उसने महसूस किया कि दर्द उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। इससे उसे याद आया कि वह अभी भी जीवित है और वह इंसान है, रोबोट नहीं। क्योंकि कभी कभी उसे ऐसा ही महसूस होता था जैसे वह एक रोबोट हो। पिलोक पर हुआ हमला इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। पर्सिस मिसाइलों के गिरने के समय माइकल अपनी और अपने दोस्तों की हालत को लेकर चिंतित था। वह उनके बारे में चिंतित तो था, लेकिन बाकी लोगों की उसे कोई परवाह नहीं थी। माइकल ने सबको बचाने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सब जीवित रहें, लेकिन उसने मृतकों के लिए शोक नहीं मनाया। वास्तव में उसके पास मृतकों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था, क्योंकि वह जीवितों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मारिया के साथ इतने सारे लोगों की जान बचाकर माइकल खुश था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने मृतकों के बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक दूसरों ने उनका जिक्र नहीं किया। पहले माइकल मृतकों के लिए दुखी होता, शायद उनके परिवारों और उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंतित भी होता। लेकिन जब से उसने इतने सारे लोगों को मरते देखा था, जब से उसने इतनी सारी मौतें झेली थी, माइकल पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब पहले जैसा मासूम नौजवान नहीं था। उसके हाथ खून से सने थे और उसका मन भी। क्या ये बदलाव ओरिजिन एक्सपेंस के कारण हुए थे या समाज के कारण? माइकल को लगता था कि ये दोनों से संबंधित है। समाज ने, ताकत ही सही है, कि सिद्धांत को इस हद तक स्वीकार कर लिया था कि सर्वोच्च परिवार और वास्तव में शक्तिशाली लोग अपनी मनमानी करने लगे थे। हालांकि हर चीज का मूल संभवतः ओरिजिन एक्सपेंस ही था। उत्पत्ति विस्तार ने जागृतों को सिखाया कि जीवित रहने के लिए उन्हें शक्तिशाली होना पड़ेगा। या तो मारो या मारे जाओ। उत्पत्ति विस्तार का यही सबसे बुनियादी नियम था। यदि कोई अपने शत्रु को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो कम से कम पीछे हटते समय अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होना आवश्यक है। युद्ध चिन्ह प्रकट होने के बाद से माइकल ने अक्सर इस बात का सामना किया था। उसे पहले दिन से ही सिखाया गया था कि यदि उसे जीवित रहना है तो अपने शत्रुओं का वध करना होगा। उसने दुष्ट भाला कला का उच्च स्तर तक अभ्यास करने से पहले ही अपने पूर्वज क्लीव फेनरा को मार डाला था। यदि उसने क्लीव फेनरा को न मारा होता तो माइकल स्वयं अपने ही रक्त में लथपथ मर रहा होता। उत्पत्ति विस्तार में कई घटनाओं ने माइकल को ये सिखाया कि केवल बलवान ही जीवित रह सकते हैं। यही कारण था कि एलिमेंटल्स गुफा में हुई घटना में केवल वही और एलिमेंटल एम्प्रेस ही जीवित बचे थे, और इसी वजह से कित्सुन लॉर्ड पराजित हुआ था। समय के साथ माइकल अधिक बलवान, अधिक सहनशील और अधिक सनकी हो गया था। कितनी गंदगी है। कमरे से निकलते हुए उसने बुदबुदाया। मालिक, ये गड़बड़ क्या होती है? टियारा ने अपने कमरे से सिर बाहर निकालते हुए पूछा। उसने माइकल को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जिससे माइकल ने उपहास किया। बालों के अलावा आपका मतलब है? ये स्पष्ट था कि टियारा अभी अभी उठी थी, क्योंकि उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो चिड़ियों के झुंड ने उनमें घोंसले बना लिए हों। उसकी आवाज सुनकर टियारा शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वह दरवाजे पर लौटी, जहां उसने माइकल को उसका इंतजार करते हुए पाया। उसके उलझे हुए बाल कंघी से संवाकर एक चिकना जूड़ा बना चुके थे। तो गड़बड़ क्या होती है? आपने जवाब नहीं दिया, स्वामी, टियारा हकलाते हुए बोली, अपनी शर्म को दबाने की कोशिश करते हुए। मुझे भी नहीं पता।
या तो यह मेरा दिमाग है या फिर बाकी ब्रह्मांड, माइकल ने कुछ अनिश्चितता भरे स्वर में उत्तर दिया। lightsandvepsilonl.com ब्रह्मांड कभी व्यवस्थित कब था? क्या ये संभव भी है, गुरुजी? माइकल अचानक रुक गया और टियारा की ओर देखा। उसकी चमकीली चांदी जैसी आंखें अपने स्वामी पर टिकी हुई थीं और माइकल से अधिक ध्यान मिलने पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। ये हमेशा ही गड़बड़ रहता है ना? बिल्कुल ओरिजिन एक्सपेंस की तरह, मुझे लगता है। हाँ, ओरिजिन एक्सपेंस भी उतना ही अस्त व्यस्त है। शायद उतना नहीं। असल में मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ओरिजिन एक्सपेंस एक अच्छी जगह है, जबकि मुझे लगता है कि ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर मेरा जीवन इतना तनावपूर्ण नहीं था। जब तक कि, खैर, आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि आपको lightsnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। ओरिजिन एक्सपेंस में आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी या तो दुश्मन है या दोस्त। यह एक बड़ा फायदा है, हालांकि यह थोड़ा परेशान करने वाला है कि ज्यादातर पड़ोसी आपके दुश्मन होंगे, जिससे बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होंगी। लेकिन मुसीबत के साथ इनाम भी आते हैं, इसलिए ज्यादातर समय यह अच्छा ही रहता है। बाकी के लिए वे तभी तक आपके सहयोगी हैं जब तक आप दोनों एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, या जब तक वे आपको बहुत खतरनाक नहीं समझते। यह आम बात है। आप इसे इस लिहाज से व्यवस्थित मान सकते हैं। ताकतवर कमजोरों को खाकर और भी ताकतवर बनते हैं और ताकतवर दुश्मनों का सामना करते हुए शक्ति और बल में वृद्धि करते रहते हैं। हालांकि उत्पत्ति क्षेत्र के बाहर सब कुछ थोड़ा अधिक जटिल बल्कि अव्यवस्थित है। राजनीति कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपकी सार्वजनिक छवि भी महत्वपूर्ण है, और उत्पत्ति क्षेत्र के बाहर आपकी जिम्मेदारियां और भी अधिक हैं। आखिरकार, उत्पत्ति क्षेत्र के बाहर आपके कार्यों का प्रभाव आपकी पूरी जाति पर पड़ता है, न कि केवल आपके क्षेत्र पर एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने के बाद। उत्पत्ति क्षेत्र के अंदर और बाहर तकनीकी उन्नति में अंतर भी शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देता है। आखिरकार, उच्चतर जीव अभी भी लेजर किरणों से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइकल ने टियारा की बातें ध्यान से सुनी। उसके वंश ने ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर की अपनी जमीनें खोदी थीं। उनके साथ विश्वासघात हुआ था और उन्हें निर्वासित कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें ओरिजिन एक्सपेंस में शरण लेनी पड़ी थी। टियारा बाकी लोगों से कहीं बेहतर जानती थी कि ओरिजिन एक्सपेंस और उसके बाहर के क्षेत्र कितने अलग थे। लेकिन उत्पत्ति विस्तार और बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अलग क्यों न हो, एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, टियारा ने गंभीर स्वर में कहा। या तो आप अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाएं, वरना आप हमेशा कमजोर, नाजुक और दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अगर आप अनुकूलन नहीं कर पाए तो आप दब जाएंगे और कुचल दिए जाएंगे। अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाओ। यदि तुम अनुकूल नहीं ढल सकते तो तुम नष्ट हो जाओगे। माइकल ने सोचा, और जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। ऐसा नहीं था कि माइकल पूरी तरह से एक नया इंसान बन गया, बस उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। ओरिजिन एक्सपेंस एक ऐसी जगह थी जहां उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने ओरिजिन एक्सपेंस में पहली बार खून खराबा किया और उसके बाद आने वाले हजारों दुश्मनों को मार गिराया। उसने एंटेम जंगल के वातावरण में खुद को ढाल लिया, और जब उसे धनी परिवारों के वंशजों और वारिसों के साथ उसी गड्ढे में फेंक दिया गया, तो उसने खुद को और भी बेहतर तरीके से ढालना जारी रखा। माइकल ने खुद को ढाला और अपने लिए संघर्ष किया ताकि वह आज जो है वह बन सके, एक युवा लॉर्ड जिसमें बड़ी सफलता हासिल करने की क्षमता है। तो फिर मुझे बस भाग्य के चिन्ह और उससे आने वाले बदलावों के अनुरूप ढलना होगा। क्या बस इतना ही है? माइकल ने मुस्कुराते हुए टियारा की ओर मुड़ने से पहले खुद से बुदबुदाया। क्या बात है, स्वामी? उसने माइकल के अचानक बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्यचकित होकर पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे अच्छे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसके दिल पर पड़ा भारी बोझ आखिरकार हट गया हो। माइकल थोड़ी देर और अभ्यास करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया, जिससे टियारा गलियारे में अचंभित रह गई। वह माइकल की जाती हुई आकृति को देखती रही, जिसकी उदास उपस्थिति अब संतुष्टि और दृढ़ संकल्प के भाव से बदल गई थी। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन शरीर में उमड़ रही ऊर्जा ने उसे स्फूर्ति प्रदान कर दी थी। दर्द या थकान की शिकायत करने का समय नहीं था। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से उन नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना था, जहां वह जल्द ही पहुंचने वाला था। नई परिस्थितियों से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है, और यदि कोई व्यक्ति सुधार और अनुकूलन कर ले तो विकास उसका उत्तरवर्ती होता है।
इसलिए माइकल को इन बदलावों से बचने के बजाय इनका सहर्ष स्वागत करना होगा और इनका लाभ उठाना होगा। ट्रिटन गठबंधन चाहे बिखर जाए या न बिखर जाए, अंतरायामी ध्वज युद्ध शुरू होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास मौजूद ध्वज युद्ध टोकन अभी भी बहुत मूल्यवान है। पिलोक पर हमले के बाद अब तक बैटल एक्सचेंज समाप्त हो जाना चाहिए था। मुझे अपने संसाधन प्राप्त कर लेने चाहिए और अंतरायामी ध्वज युद्ध में शामिल होने वाले दल का आधिकारिक सदस्य माना जाना चाहिए। मुझे बस इतना करना है कि कम से कम एक टिकुर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाऊं। उनके पास मजबूत सोलर ट्रेड्स हैं, इसलिए अगर मैं उनमें से कई को निकालना चाहूं तो मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस तरह टेकोर के और अधिक सोलर ट्रेड्स और उनके सोलर स्टार फ्रैगमेंट मेरे कब्जे में आ जाएंगे। ध्वज युद्ध माइकल के लिए एक शानदार अवसर था। वह इसमें थोड़ा जल्दी शामिल हो गया क्योंकि वह केवल दूसरे स्तर का जागृत सदस्य था, लेकिन उच्च समाज के बंधन की रस्सियों के पहले ही जाल उसके गले में लिप चुके थे, जिससे उसे ध्वज युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। माइकल को बहुत देर से एहसास हुआ कि वह पहले ही उच्च समाज की साजिशों का मोहरा बन चुका है। कुछ उच्च कुलीन और सर्वोच्च परिवारों ने उस पर ध्यान दे दिया था। इसलिए मारिया का प्राइमल एम्पलीफायर बनना शायद उम्मीद से आसान हो। फिर भी माइकल ने सतर्क रहना ही बेहतर समझा। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति बढ़ानी थी, अन्यथा शक्तिशाली लोग उसे निगल जाएंगे। मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। मैं बहुत धीमा हूं, माइकल ने अपने नए समन्स का स्वागत करने जाते हुए खुद से कहा। ओरिजिन एक्सपेंस में लगभग 3 सप्ताह बीत चुके थे जब उसने अपने दैनिक समन्स पर ध्यान दिया था। अब इसे बदलना ही होगा। आखिरकार उसके पास 11 शुद्ध किए गए बेसिक समनिंग कोर थे, जिनमें से प्रत्येक उसे हर दिन 2 स्टार समन बुलाने की संभावना देता था। पिछली बार जांच करने के बाद से मेरे क्षेत्र में कुल 220 दैनिक समन जोड़े गए हैं। उनमें से आधे 2 स्टार समन भी हैं। ये बहुत बढ़िया है। माइकल ने हाल ही में स्थापित वफादारी के लिंक को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया। निष्ठा के नए लिंक पहले से ही सामान्य निष्ठा के लिंकों से कहीं अधिक दृढ़ थे, लेकिन माइकल को इसकी उम्मीद थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के मनोरंजन और आराम के लिए विभिन्न सुविधाओं के निर्माण में बहुत धन खर्च किया था। लगभग 247 समन्स को नए समन्स के लिए मार्गदर्शक बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। जब समनिंग गेट से समन्स प्रवेश करते थे तो वे भ्रमित समन्स का ध्यान रखते थे और उन्हें उनके नए घर से परिचित कराते थे। फिर उन्हें सोने के लिए गर्म और आरामदायक जगह और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते थे। उनके क्षेत्र में कदम रखते ही उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता था। माइकल इस बात का विशेष ध्यान रखता था। यह अपने अधीन लोगों की वफादारी को पहले दिन से ही मजबूत करने का सबसे आसान तरीका था और इससे उसके अधीन लोग खुश रहते थे। इसलिए माइकल भी खुश रहता था। आखिरकार मुझे कुछ 2 स्टार कॉम्बैट समन्स फिर से मिल गए। इनमें नाइट्स, बरसेरकर्स और शार्प शूटर शामिल हैं। इनके अलावा 2 स्टार फॉरेस्ट वॉकर्स, स्काउट्स, मास्टर आर्टिसंस और शैडो पैंथर्स भी हैं। ये दिलचस्प है। अनटेम्ड जंगल में शैडो पैंथर्स का इस्तेमाल करना शानदार होगा। बहुत बढ़िया। माइकल को मिले 2 स्टार समन्स के अलावा कई 1 स्टार समन्स ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। इन 1 स्टार समनर्स में किसान, माली, वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता, रसोइया, कलाकार, पब मालिक, सर्वेक्षक, नौसिखिए जादूगर, पौराणिक रसायन शास्त्र शोधकर्ता, भालाधारी और तीरंदाज शामिल थे। हालांकि 1 स्टार समन्स में कॉम्बैट समन्स की संख्या उतनी अधिक नहीं थी। माइकल को 2 नए व्यवसायों वाले समन्स मिले। बोटानिका शोधकर्ता और मिथिक अल्कमी शोधकर्ता उसके क्षेत्र में नए थे। दोनों ही 1 एल्फ समन्स थे और माइकल को उम्मीद थी कि वे निकट भविष्य में मूल्यवान संपत्ति साबित होंगे। हालांकि 1 स्टार कार्डों में सबसे दिलचस्प समन 3 टाइटन पिक थे। माइकल को यह भी नहीं पता था कि वह 1 स्टार मॉन्स्टर्स को बुला सकता है। वह हमेशा यही सोचता था कि वह केवल 2 स्टार मॉन्स्टर्स को ही बुला सकता है। इससे कमजोर मॉन्स्टर्स आमतौर पर पालतू जानवर होते थे, जैसे टाइटन पिग्स। लेकिन यहीं से उलझन शुरू हुई। टाइटन पिग्स पालतू जानवर थे। वे अपने आकार और ऊर्जा से भरपूर और अत्यधिक पौष्टिक मांस की वजह से खास हो सकते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से पालतू जानवरों के रूप में इस्तेमाल होने के लिए जाने जाते थे। फिर भी उनमें से 3 टाइटन पिग्स वफादारी के बंधन के जरिए माइकल के वॉर रूम से जुड़े हुए निकले। टाइटन पिग्स को मारने से वफादारी के बंधन टूट जाएंगे। ये तो वाकई अजीब है। वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अजीब है। माइकल ने सोचा। उसे इस बात की खुशी थी कि टाइटन पिग्स के लिए फार्म बनाने के लिए उसे उन्हें खरीदना नहीं पड़ा। अब उसे बस अपना दूसरा फार्म बनाना था और टाइटन पिग्स का प्रजनन शुरू करना था।
एक बार माइकल को आवश्यक संसाधन मिल जाने पर वह सबसे पहले टाइटन पिग रैंच का निर्माण शुरू करेगा। सौभाग्य से इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल माइकल ने अपना ध्यान दैनिक रिपोर्ट पर केंद्रित किया, जिसमें उसे कुछ सुखद समाचारों के बारे में सूचित किया गया था। सिगफ्रीड की कक्षाओं के 6 स्टारलेस समन्स ने यह महसूस करते हुए तीरंदाजी को चुना कि धनुष चलाना उनके लिए अधिक आरामदायक है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और तीरंदाज के पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने तीरंदाजी तकनीक के बारे में मेमोरी क्रिस्टल पढ़े, जिससे तीरंदाजों के पद पर पदोन्नति को प्रोत्साहन मिला। बहुत बढ़िया। माइकल मुस्कुराया और फिर उसका ध्यान अमर योद्धा की उपलब्धियों पर गया। सिगफ्रीड के क्षेत्र में आने के बाद से ठीक 150 स्टारलेस समन्स धन्य स्क्वायर्स के पद पर पदोन्नत हुए हैं। बेसिक सेक्रेड नाइट टेम्पल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 150 धन्य स्क्वायर्स पहले से ही मौजूद हैं। यह अद्भुत है। पवित्र शूरवीर मंदिर का बुनियादी निर्माण कार्य संभवतः 2 महीने से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। तब तक सिगफ्रीड लगभग 500 धन्य सहायक योद्धाओं को प्रशिक्षित कर चुका होगा। मंदिर का बुनियादी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये संख्या और साथ ही पवित्र शूरवीर बनने की क्षमता रखने वाले धन्य सहायक योद्धाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। माइकल अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह इस खबर से उत्साहित था और अगले 2 महीनों में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर उत्सुक था। उसके क्षेत्र की आबादी प्रतिदिन 11 नए लोगों के आने से बढ़ रही थी और उसकी प्रजा की कुल संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ताराहीन लोगों को अपना जुनून मिल रहा था और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा था। कई ताराहीन लोगों को खनिक, रसोइया, कुम्हार, राजमिस्त्री, योद्धा, तीरंदाज, स्काउट, नौसिखिया और यहां तक कि बस्ती मार्गदर्शक के पद पर पदोन्नत किया गया। क्षेत्र के विकास में योगदान देने के उनके जुनून, लगन और इच्छा ने उनकी क्षमता को बढ़ाया। इसने उनके भीतर कुछ ऐसा जगाया जिसे उन्होंने अपने पहले जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। और माइकल ने यह बात महसूस की। उसका क्षेत्र धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। उसने अपनी आत्मा शक्ति को अचानक बढ़ाने के लिए लाखों ताराहीन आत्माओं को बुलाने की जल्दी नहीं की और न ही माइकल के हित में और अधिक बस्तियां बसाना था। इसके बजाय उसने अपने क्षेत्र की नींव को मजबूत किया और स्थिर गति से विस्तार किया। माइकल ने अपने नए समन्स के साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया। वह उनसे मिला और उनकी विशेषज्ञता के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। हर समन का अनुभव और ज्ञान अलग अलग था। उनकी उम्र अलग अलग थी और उन्होंने अपने पिछले जन्मों में अलग अलग घटनाओं को देखा था। उनके मूल स्थान भी अलग अलग थे, साथ ही ज्ञान प्राप्त करने और मजबूत बनने के अवसर भी भिन्न थे। इस प्रकार माइकल को बहुत कुछ सीखना था। आखिरकार उसके सभी शिष्य उसे कुछ न कुछ सिखा सकते थे, यहाँ तक कि वे ताराहीन संबंध भी जिन्हें अधिकतर लोग बेकार समझते थे। एक और दिन पलक झपकते ही बीत गया। माइकल की वफादारी की भावना और भी मजबूत हो गई और उसने पिलोक लौटने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने तरह तरह के लजीज पकवानों से भरी 10 से ज्यादा थालियां चट कर लीं। माइकल की थालियां जंबो साइज की ट्रे जितनी बड़ी थीं, फिर भी उसने 10 थालियां खाली कर दी, तब जाकर उसका पेट भरा। हर व्यंजन में इस्तेमाल की गई पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर सामग्री उसकी आत्मा, पेट और मन के लिए वरदान साबित हुई। उसका पूरा शरीर ऊर्जा और पोषण से भर गया था। यह उसके शरीर और मन को परिष्कृत करने की शुरुआत करने के लिए एकदम सही स्थिति थी। हालांकि ऐसा करने और इस प्रक्रिया में अपने शरीर के पोषण और ऊर्जा भंडार को खाली करने के बजाय माइकल ने एक बार फिर ओरिजिन एक्सपेंस छोड़ने का फैसला किया। पिलोक के पुस्तकालय में वापस आकर माइकल काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पुस्तकालय अभी भी सुरक्षित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिलोक में कुछ हद तक सामान्य स्थिति लौट आई है। कम से कम रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर लौट आई थी। इसका मतलब था कि पिलोक अब खतरे में नहीं था। आपातकाल की स्थिति समाप्त कर दी गई थी। माइकल ने लाइब्रेरियन का अभिवादन किया, जो पुस्तकालय के अंदर किसी को देखकर थोड़ा हैरान था। हालांकि उसे पिलोक पर हुए हमले वाले दिन काउंटर पर रखे एक छोटे से नोट की याद आ गई और उसने माइकल की ओर हल्के से सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट उससे बात करना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि आपको lightsnovel.com पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह इतना तनाव में क्यों है? माइकल ने सोचा, उसे रिसेप्शनिस्ट के अजीब व्यवहार के बारे में क्या सोचना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा था। वह पुस्तकालय से बाहर निकला और खुली सड़क पर आ गया, जहां उसे चारों ओर निर्माण स्थल दिखाई दिए। सड़कें पहले ही ठीक हो चुकी थीं और यह आसानी से समझा जा सकता था कि अधिकांश क्षतिग्रस्त इमारतें 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। पिलोक की मरम्मत भी जल्द ही हो जाएगी, लेकिन मरे हुए को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। माहौल बेहद उदास है। खैर, यही तो अपेक्षित था। माइकल प्राचीन इमारतों की हालत देखने के लिए शहर में घूम रहा था।
वो सोच रहा था कि क्या उनकी मरम्मत की जा सकती है, या वे इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं कि उनकी मरम्मत संभव नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि पर्सिस मिसाइलों ने अधिकांश प्राचीन इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दर्जनों इमारतों में से केवल 2 की मरम्मत चल रही थी। बाकी बची प्राचीन इमारतों को छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां मौजूद किसी के पास भी उनकी मरम्मत करने की पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं थी। यह एक दुखद दृश्य था। हालांकि इससे भी बदतर था वातावरण में व्याप्त बढ़ता हुआ अंधकार। जैसे जैसे माइकल कोलोसियम के करीब पहुंचता गया, वातावरण में छाई निराशा और उदासी और भी गहरी होती गई। इसने माइकल को और भी अधिक विचलित कर दिया, और जब उसे इस उदास निराशाजनक वातावरण का स्रोत पता चला तो वह और भी भ्रमित हो गया। ज़ीक, लिंकन, दर्जनों अन्य वंशज और बरसेका और वॉलॉक सेंटोर जातियों के प्रतिभाशाली लोग एक विशाल इमारत के सामने खड़े थे। यही उस भारी उदासी का स्रोत था। लेकिन इमारत के अलावा ट्राइटन एलायंस के प्रतिभाशाली सदस्यों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। उनमें से कुछ का मूड तो इमारत के अंदर मौजूद लोगों से भी ज्यादा खराब था। ज़ेक उनमें से एक था। उसकी विषम रंग वाली आंखें तेजी से चमक रही थीं और उसके भीतर से अनियंत्रित रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। उसकी ऊर्जा तीव्र रक्तपिपासा से भरी हुई थी, ऐसा कुछ जो माइकल ने ज़ेक को पहले कभी प्रकट करते नहीं देखा था। लिंकन के पास पहुंचते ही माइकल ने पूछा, ज़ेक के साथ क्या हो रहा है? अरे माइकल, तुम वापस आ गए। लिंकन ने उसका अभिवादन किया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी, बल्कि माइकल का सवाल सुनकर उसने ज़ेक की ओर देखा। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। सीधे शब्दों में कहें तो ज़ेक गुस्से में है। क्यों? हमें पता चल गया है कि पिलोक पर हमले के पीछे कौन सा संगठन था। यह उन आतंकवादी समूहों में से एक था जो किसी अन्य मानव जाति के संपर्क में आया था। वे खुद को ह्यूमन कहते हैं और ब्रह्मांड के सभी मानव जातियों को आपस में जोड़कर सर्वोच्च जाति के रूप में ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा ही। मुझे नहीं पता कि आप सर्वोच्च मानव गठबंधन के बारे में कितना जानते हैं। तो लिंकन ने माइकल की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए समझाया और फिर बोलना जारी रखा। माइकल ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने अन्य मानव समान दिखने वाली और बिल्कुल मानव जैसे दिखने वाली जातियों के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन सुप्रीम ह्यूमन एलायंस के बारे में उसने पहली बार सुना था। लिंकन ने माइकल की झिझक और उलझन को भांप लिया, इसलिए उसने माइकल को थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए और अधिक जानकारी दी। ये स्वाभाविक है कि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जानकारी उच्च समाज का रहस्य है। वैसे भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सर्वोच्च मानव गठबंधन पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता है। अन्य जातियों के प्रति उनके विचार बहुत ही बुरे हैं। वे खुद को सर्वोच्च जाति मानते हैं क्योंकि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। उनके अनुसार मनुष्य सभी जातियों का मूल है और जो लोग उत्परिवर्तित होकर दूसरी जातियों में विकसित होते हैं, वे हीन हैं। इसलिए वे अन्य सभी जातियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और उन मूर्खों को खत्म करना चाहते हैं जो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं कि अन्य जातियों के साथ शांति बनाए रखना और गठबंधन स्थापित करना स्वीकार्य समझते हैं। रुको, तो ये संगठन उस अजीबोगरीब सुप्रीम ह्यूमन एलायंस की एक शाखा है? माइकल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मानवता के गद्दारों ने दूसरी मानव जातियों के साथ मिलकर अब हम पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि हम बरसेर्कर्स और वॉलॉक सेंटोस के साथ गठबंधन में हैं? यह क्या बकवास है? सुप्रीम रेस, सभी जातियों की शुरुआत। मैंने इससे ज्यादा बेतुकी बात कभी नहीं सुनी। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लिंकन के खुलासे ने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा गुस्सा दिला दिया। बेशक ये सब गड़बड़ था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में माइकल इस तरह की अतिरंजित प्रतिक्रिया नहीं देता था। फिर भी माइकल को बहुत बुरा लग रहा था, मानो सर्वोच्च मानव गठबंधन के मात्र उल्लेख मात्र से ही उसके भीतर कुछ गहरा विद्रोह हो रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा अस्तित्व ही सर्वोच्च मानव गठबंधन से घृणा करता हो। माइकल के चारों ओर का वातावरण और भी घना और शक्तिशाली होता गया। माइकल के चारों ओर सुनहरी चिंगारियां चटकने लगीं, जिससे लिंकन को पीछे हटना पड़ा। माइकल की आंखों में एक लाल चमक कौंधी, जिससे लिंकन के बाल खड़े हो गए। क्या हो रहा है? अंधकार में स्वर्ग। मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि ज़ीक इतना गुस्सा क्यों है, माइकल ने धीरे से कहा, क्योंकि उसके अंदर की घृणा और क्रोध लगातार बढ़ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी तरह समझ पाए हो, लिंकन ने सावधानी से जवाब दिया। वह असहजता से माइकल को घूर रहा था। माइकल द्वारा छोड़ा गया दबाव ज़ीक के दबाव से बिल्कुल अलग था। ये कहीं अधिक तीव्र था, रहस्यमय और अशुभ।
सर्वोच्च मानव गठबंधन एक ऐसा मुद्दा है जिससे भविष्य में सभी को निपटना होगा, खासकर तब जब मानवों को पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने का तरीका मिल जाएगा। उन्होंने अभी तक हमारी सटीक स्थिति का पता नहीं लगाया है और वे केवल उत्पत्ति विस्तार के माध्यम से गद्दार संगठनों से जुड़े हुए हैं, लिंकन ने समझाया। जेक की समस्या वह गद्दार संगठन है जिसने पिलोक पर हमला किया था। वह डार्क हेवंस था। माइकल थोड़ा शांत हुआ। यह अच्छी बात थी कि सर्वोच्च मानव गठबंधन ने अभी तक उन तक सीधे पहुंचने के लिए कोई पोर्टल नहीं बनाया था। फिर भी ये पहले से ही परेशानी का सबब था कि कुछ मनुष्य गठबंधन और मानवों के संपर्क में आ गए थे। परिणाम पहले से ही काफी बुरा था। उसे डार्क हेवंस के बारे में कुछ बातें याद आई और उसने क्वीन की ओर देखा, जिसने डार्क हेवंस के सदस्यों द्वारा रची गई एक घटना में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। जीक ने भी उसी घटना में अपनी बहन को खो दिया था। लेकिन जहां जीक गुस्से से उबल रहा था और डार्क हेवंस को नष्ट करने के लिए तैयार था, वहीं क्वीन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। माइकल को यह और भी भयावह लगा क्योंकि उसे पता चला कि क्वीन एक काफी ऊर्जावान युवक था। उसकी शांति भयावह थी। क्या वो डार्क हेवंस था? ये तो बुरा है, माइकल ने जवाब दिया। उसे पता था कि डार्क हेवंस को लगभग 2 दशकों से खोजा जा रहा था, फिर भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया था। डार्क हेवंस के सदस्य शायद ही कभी पकड़े जाते थे, और अगर पकड़े भी जाते तो वे आमतौर पर संगठन के बारे में कोई भी जानकारी लीक होने से पहले ही आत्महत्या कर लेते थे। डार्क हेवंस की एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वे आम नागरिकों पर हमला नहीं करते थे। वे आम लोगों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन वे उन लोगों से घृणा करते थे जो सक्रिय रूप से दूसरी जातियों से मदद मांगते थे, ऐसी जातियां जिन्हें सर्वोच्च मानव गठबंधनहीन मानता था। डार्क हेवंस उन कुछ गुप्त संगठनों में से एक था जो उच्च समाज को निशाना बनाते थे। वे कमजोरों पर हमला नहीं करते थे, लेकिन उच्च समाज और उसके सदस्यों के साथ भयानक अत्याचार करते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। आम नागरिक मारे गए। जाहिर है, डार्क हेवंस को इस तरह के नागरिकों की कोई परवाह नहीं थी। मारे गए सभी नागरिक बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस थे। हमले में कोई भी मानव नागरिक नहीं मरा। हाँ, ये बुरा है, लेकिन यह और भी बुरा हो सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि इससे भी बुरा क्या है? कालेब ने बातचीत में शामिल होते हुए पूछा। उसने प्रतिभाशाली छात्रों की भीड़ में माइकल का चमकता हुआ गंजा सिर तुरंत पहचान लिया और अपने दोस्तों के पास जाकर उनकी बातचीत में शामिल हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि ट्रिटेनस ने 6 रहने योग्य ग्रहों वाला एक तारकीय तंत्र खोज लिया है। ट्रिटेनस का कप्तान डार्क हेवंस की सेनाओं के खिलाफ काफी देर तक जीवित रहा और उसने ट्रिटान एलायंस के संदेशवाहक केंद्र को एक वॉइस मैसेज भेजा। ऐसा लगता है कि डार्क हेवंस ने ट्रिटेनस को हाईजैक करने का फैसला करते समय इसी तरह की जानकारी की उम्मीद की थी। पिलोक पर बमबारी करने और हवा में गायब होने से पहले ट्रिटेनस को हाईजैक करके उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। क्या आपको लगता है कि डार्क हेवंस ट्रिटेनस द्वारा खोजे गए तारकीय तंत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, या शायद वे मानवों जैसी मानसिकता वाले लोगों के साथ उस तारकीय तंत्र का उपनिवेशीकरण करना चाहते हैं? माइकल ने पूछा, लेकिन अन्य लोगों के पास इसका कोई सटीक उत्तर नहीं था। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें पहले उन्हें ढूंढना होगा ताकि हम उनमें से किसी एक से पूछताछ कर सकें, लिंकन ने धीरे से कहा, जिस पर कालेब ने जवाब दिया। दरअसल डार्क हेवंस का एक सदस्य रंगे हाथों पकड़ा गया। गद्दार एसेंडिंग फीनिक्स अकादमी का सदस्य था। वह 4थे स्तर का जागृत प्राणी है जिसकी सोलट्रेट उसे दूसरों में रूपांतरित होने की शक्ति देती है। वह अपनी सोलट्रेट का उपयोग करके अस्थायी रूप से दूसरों का डीएनए अपने अंदर डाल सकता है। ये काफी डरावना है क्योंकि यह सोलट्रेट लॉर्ड आईडी को भी धोखा दे सकती है, जिसका अर्थ है कि वह अस्थायी रूप से किसी और की पहचान चुरा सकता है। यहां तक कि उसकी ऊर्जा में होने वाले उतार चढ़ाव को भी बदला जा सकता है। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने डार्क हेवंस के एक सदस्य को पकड़ लिया, लेकिन माइकल सोच रहा था कि क्या वे उससे ठीक से पूछताछ कर पाएंगे। 4थे स्तर के जागृत व्यक्ति के पास खुद को मारने के कई तरीके होंगे, और यह असंभव था कि डार्क हेवंस ने सभी अज्ञात कारकों को दूर करने के विभिन्न तरीकों पर विचार किए बिना उसे भेजा हो। उनके पास निश्चित रूप से कुछ गुप्त योजनाएं थीं। तो वे उससे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बिना उसके भड़कने के ये कैसे किया जाए। जीक ने पूछा, जिससे समस्या का सटीक पता चल गया। लाइट्सन ओमाइक्रॉन वी एप्सिलॉन एल, बस यही बात है। हमें न केवल ये पता लगाने के लिए जानकारी चाहिए कि डार्क हेवंस क्या करेगा, बल्कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ट्रिटेनस को वापस लाने के लिए भी जानकारी चाहिए। जिस खोजी अंतरिक्ष यान को उन्होंने अगवा किया था, वह काफी महत्वपूर्ण था। अधिकांश लोगों की नज़र में ये केवल एक खोजी अंतरिक्ष यान हो सकता है,
लेकिन इसे एक सैन्य पोत भी माना जाता है जिसमें ट्रिटान गठबंधन की सैन्य शक्ति और उनकी भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ, माइकल ने गुस्से में कहा, और लिंकन और जीक दोनों ने भी एक साथ यही कहा क्योंकि उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया था। धत्तेरे की, कालेब ने सिर हिलाया, सचमुच धत्तेरे की। फिर वह माइकल की ओर मुड़ा, मेरी बहन बैटल एक्सचेंज और कुछ अन्य चीजों के बारे में हमसे बात करना चाहती थी। चूंकि पिलोक को अब आदर्श प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह कुछ और करना चाहती है। उसने पवित्र प्रशिक्षण शहर के नष्ट होने और बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के संयुक्त प्रयासों के व्यर्थ होने के बारे में कुछ बताया। मैंने सब कुछ नहीं सुना। एलिस बहुत ज्यादा बोल रही थी। माइकल ने भौहें उठाईं और कालेब के पीछे जाने के लिए सहमत हो गया। इसी बीच लिंकन ने उन्हें विदाई दी और फिर अपने दोस्त को शांत करने के लिए जीक की ओर मुड़ा। कालेब उसे उस इमारत के अंदर ले गया जो सबकी खराब मनोदशा का कारण थी। वह माइकल को एक बड़े कमरे में ले गया जहां एलिस जेनोविया, ओलिवर ज़्यूस, ओलिविया ब्लेज और बैटल एक्सचेंज के कई अन्य उच्च अधिकारी बैठे थे। हालांकि वहां और भी लोग थे। क्राफ्ट विटन और कई बुजुर्ग बरसेरकर और वॉरलॉक सेंटोर भी एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उदासी का माहौल वहीं से उत्पन्न हो रहा था। क्या उनके बैठक समाप्त होने तक इंतजार करना हमारे लिए बेहतर नहीं होता? माइकल ने सोचा, लेकिन उसने ये सवाल जोर से नहीं पूछा। पूरा हॉल शांत था, जबकि इस समस्या को हल करने के लिए दर्जनों प्रभावशाली लोग मौजूद थे। अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। दुर्भाग्य से एलिस जेनोविया ने ऐसा करने के बारे में सोचा तक नहीं। माइकल को देखते ही वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और उसकी ओर दौड़ी। उसने माइकल का दाहिना हाथ पकड़ा और उसके युद्ध चिन्ह का ध्यान से निरीक्षण किया। एलिस की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सदमे में उसे घूरने लगी। क्या अफवाहें सच थीं? माइकल केवल सावधानी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख सका। उसने देखा कि दर्जनों लोगों ने उसकी ओर देखा और उसने एक गहरी आंख को दबा लिया। कुछ अफवाहें सच हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह स्वेच्छा से नहीं हुआ था। टियारा से बातचीत के बाद से माइकल को नए माहौल में कुछ खास बुरा नहीं लग रहा था। वह समझ गया था कि जीवित रहने और इन बदलावों से कुछ हासिल करने के लिए उसे इनके साथ तालमेल बिठाना होगा। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और उन दर्जनों निगाहों से नजरें नहीं हटाईं जो उसे टकटकी लगाए देख रही थीं। हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए, एलिस ने अपनी प्रतिक्रिया को समझते हुए धीरे से कहा। उसने अपनी कमर सीधी की और सिर ऊंचा उठाया, फिर उसका हाथ छोड़ दिया। वह अपनी एड़ियों पर घूमी और अपने हमेशा के ठंडे चेहरे के साथ गोल मेज पर लौट आए। हम अभी एक ऐसे इंस्पेक्टर को लाने की बात कर रहे थे जिसके पास पूछताछ करने की क्षमता हो, है ना? क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंस्पेक्टर गद्दार के दिमाग को उसके अंदर स्थापित आत्महत्या तंत्र को सक्रिय किए बिना ही तोड़ सके? एलिस ने तटस्थ स्वर में पूछा, माइकल से दूसरों का ध्यान अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करते हुए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ये कर सकता है, लेकिन वह ओरिजिन एक्सपेंस में है और मुझे नहीं लगता कि वह अगले 5 हफ्तों में पिलोक पहुंच पाएगा। तब तक बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। डार्क हेवंस तब तक ट्रिटेनस के गुप्त चैनल को हैक कर चुके होंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमें पिछले 3 सालों में बनाई गई अपनी सारी योजनाओं को बदलना पड़ेगा। हमारी योजनाएं उजागर हो जाएंगी और डार्क हेवंस जहां चाहे हम पर हमला कर सकते हैं। ओलिवर ज़्यूस ने एलिस को सहारा देते हुए और पहले वाली बातचीत जारी रखते हुए कहा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारी मौजूदा योजनाएं भी उजागर हो जाएंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि ट्राइटन गठबंधन के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और हमने टेकुर जाति के कुछ सदस्यों को पकड़कर उनकी अपार शक्ति के रहस्य जानने के लिए उनके आयामी पोर्टल को नष्ट करने की योजना बनाई थी। वे अंतर आयामी ध्वज युद्ध में भी बाधा डाल सकते हैं, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। वॉरलॉक सेंटोस की युद्ध पुजारिन सिल्वाना ज़ेंटूर ने कहा, जबकि उनकी निगाहें माइकल और कालेब पर टिकी हुई थीं। क्यों न हम उसका विच्छेदन करते हुए लगातार उसका उपचार करें? मारिया सेराफ और चिकित्सक अपराधी के घावों का उपचार कर सकते हैं, जबकि हम उन सभी संभावित तंत्रों को हटा देंगे जिनसे वह आत्महत्या कर सकता है। जहां तक आत्महत्या की शर्तों वाले संभावित आत्मा समझौतों और आत्मा अनुबंधों की बात है, हमारे पास उच्च श्रेणी के सील प्रकार के आत्मा गुणों वाले 2 जागृत हैं। वे आत्मा समझौतों को अस्थायी रूप से सील कर सकते हैं। यदि आत्मा समझौते निम्न स्तर के हैं तो उन्हें स्थायी रूप से भी सील किया जा सकता है। सरदार पालिका मेवेनहम ने पूछा। उनकी नज़र असेंडेंट फीनिक्स अकादमी के डीन पर टिकी हुई थी। डीन एक मुश्किल स्थिति में था।
वह मारिया सेराफ को तब तक कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था जब तक वह खुद ऐसा करने को तैयार न हो। किसी को यातना देते हुए उस पर अपनी उपचार शक्ति का प्रयोग करना वह नहीं करती। वास्तव में वह ऐसा कर ही नहीं सकती थी क्योंकि इससे उसके परिवार के एक पवित्र नियम का उल्लंघन होता। उन्हें इन नियमों का पालन करना ही था, अन्यथा वे स्वर्ग के अवतरण की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को यातना देने में भाग लेना अनुमत नहीं था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि डीन का दाहिना हाथ ही वह अपराधी था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसका दाहिना हाथ डार्क हेवंस का सदस्य था, जिसने परसिस मिसाइलों की बमबारी शुरू होने से ठीक पहले पिलोक में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। डीन ने गला साफ किया और माइकल की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन अपनी सूझबूझ और भाग्य को धन्यवाद दिया। मुझे पक्का नहीं पता कि मारिया सेराफ मदद करेगी या नहीं। हमें और जानकारी पाने के लिए उनके प्राइमल एम्पलीफायर से पूछना होगा, उन्होंने माइकल की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि विचाराधीन प्राइमल एम्पलीफायर था। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि एसेंडेंट फीनिक्स अकादमी के डीन अचानक उससे बातचीत में घसीट लेंगे। हालांकि ये तरीका कारगर साबित हुआ। सभी माइकल की ओर मुड़ गए, जिसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मदद करेगी या नहीं? माइकल ने अपने ऊपर पड़ रही निगाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए डीन से पूछा। क्या आप ही उसके प्राइमल एम्पलीफायर नहीं हैं, मिस्टर माइकल फैंग? डीन ने आखिरी कुछ शब्द जोर से चिल्लाते हुए पूछा। कमीने, क्या मुझे तुम्हारी वजह से हुई समस्याओं को ठीक करना चाहिए? मोटी कुतिया। माइकल मन ही मन गालियां बकने ही वाला था कि उसे एक विचार आया। क्यों न हम मारिया सेराफ को परेशान न करें? माइकल ने पूछा, जिससे डीन ने उसे घूर कर देखा। कुछ उच्च अधिकारी उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज करने के लिए कुछ कहने ही वाले थे कि माइकल ने आगे कहा, क्यों न मैं आपकी मदद करूं? माइकल फैन के रूप में, न कि किसी प्राइमल एम्पलीफायर के रूप में। माइकल की निगाहें धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमती रहीं। वह अपने सामने मौजूद शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता रहा और साथ ही हल्की सी मुस्कान बनाए रखता रहा। उसकी निर्मल आंखें बिना किसी भय या चिंता के चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो माइकल को कमरे का भारी दबाव महसूस ही नहीं हो रहा था और न ही वह स्थिति की गंभीरता को समझ पा रहा था। बरसेरकर्स के सरदार पालिका मेवेनहम ने कुछ सेकंड तक माइकल को घूर कर देखा और उसे पास आने का इशारा किया। लाइट्सन पी एप्सिलॉन एल, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? सरदार ने कर्कश स्वर में पूछा। वह थका हुआ था, लेकिन इससे उस विशालकाय बरसेरकर के चारों ओर व्याप्त जबरदस्त आभा में कोई कमी नहीं आई। मैं शायद ये कर सकता हूं, और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं, माइकल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। शायद ये बात ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगती, युद्ध पुजारिन ने बीच में दखल देते हुए कहा, उसकी आवाज तलवार की तरह तीखी थी। तो मुझे और अधिक विश्वसनीय होने दीजिए, माइकल ने बस इतना कहा, मैं शायद ये कर सकता हूं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं केवल द्वितीय स्तर का एक निम्न प्राणी हूं और अपराधी चतुर्थ स्तर का एक उच्च प्राणी है। जब तक उसके दिमाग को मानसिक हमलों या इसी तरह की किसी चीज से कमजोर करने का कोई तरीका है, मैं ये कर सकता हूं। माइकल की आवाज आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वह भी बाकी सब की तरह डार्क हेवंस को पकड़ना चाहता था। हालांकि उसके भीतर कुछ और भी था जो डार्क हेवंस को ढूंढकर नष्ट करने की उसकी इच्छा को और बढ़ा रहा था। बस उसे यह नहीं पता था कि आखिर किस वजह से वह इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना प्रयास कर रहा था। हमें इतना महत्वपूर्ण कार्य किसी निम्न स्तर के, मतलब निचले दर्जे के युवक को नहीं सौंपना चाहिए। जैसा उसने कहा, वह एक तुच्छ प्राणी है और यह 100% निश्चित नहीं है कि वह हमारी इच्छा पूरी कर पाएगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसमें वह काबिलियत है भी या नहीं। 3 महान अकादमियों में से एक की एक अधेड़ उम्र की महिला ने सुझाव दिया। उसने गद्दार के दिमाग को समझने के लिए किसी पेशेवर के आने का इंतजार करने पर जोर दिया। अगर हम उसे खो देते हैं, तो हम न केवल ट्रिटेनस को खो देंगे, बल्कि डार्क हेवंस की भविष्य की योजनाओं और उनके जासूसों के नामों के बारे में और अधिक जानने का एकमात्र रास्ता भी खो देंगे। एक अन्य व्यक्ति ने ये राय व्यक्त की। इस बार यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो बिग 5 यूनिवर्सिटीज में से एक का वरिष्ठ सदस्य था। उसने माइकल को तीखी निगाहों से देखा और उसकी नजरें पल भर के लिए उसके युद्ध चिन्ह पर टिक गईं। ये सोचकर दुख होता है कि तुम्हारे जैसे मामूली इंसान को चुना गया है। सेराफ परिवार के लिए ये कितनी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि सेराफ परिवार को मुझ जैसे किसी व्यक्ति को अपने परिवार में पाकर खुशी होगी।
ये किसी बूढ़े विकृत व्यक्ति के मारिया का प्राइमल एम्पलीफायर बनने से कहीं बेहतर है। मैं इतना बुरा नहीं दिखता, और मैं निश्चित रूप से कोई बूढ़ा बाल यौन शोषण करने वाला नहीं हूँ जो उनके प्रिय खजाने को घूरता फिरे, माइकल ने एल्डा की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया। जब उसने बुजुर्ग के झुर्रीदार चेहरे को 2 बार फड़कते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? बुजुर्ग दहाड़ते हुए चिल्लाया, और उछलते हुए उसने अपना हाथ मेज पर पटका। उसकी ऊर्जा फूट पड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हमला करने ही वाला हो। तभी माइकल ने हल्के से उपहास किया। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। वास्तव में, आदरणीय बुजुर्ग, मैं आपका नाम तक नहीं जानता, माइकल ने अत्यंत आदरपूर्वक बुजुर्ग के सामने झुकते हुए कहा। आप जैसे आदरणीय बुजुर्ग को कैसे लगा कि मैं आपके बारे में बात कर रहा था? मेरी समझ से परे है। बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए माइकल को धमकी भरी निगाहों से देखा। उनका मन कर रहा था कि उस नौजवान सरदार की कुछ हड्डियां तोड़ दें। दुर्भाग्यवश बरसेरकर के सरदार ने अपने हाथ उठाकर बुजुर्ग की बात काट दी। कृपया शांत हो जाए, एल्डर हुन। हम यहाँ आपस में लड़ने नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का हल निकालने आए हैं, सरदार ने माइकल की ओर सिर घुमाते हुए कहा। चूंकि आपने मेरे लोगों को अपमानजनक मृत्यु से बचाया है, इसलिए मैं एक बार आप पर भरोसा करूंगा। मैं इस युवा योद्धा की सहायता लेने के पक्ष में हूँ। युद्ध पुजारिन ने सरदार की ओर एक पल के लिए देखा और पूछा, क्या ये वही इंसान है जो कोलोसियम में मिला था? सरदार ने सहमति में सिर हिलाया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध पुजारिन ने माइकल का एक बार फिर से आकलन किया। मुझे इस नौजवान पर भी भरोसा है। अगर उसे लगता है कि वह हमारी मदद कर सकता है तो वॉरलॉक सेंटोस उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन, एल्डर हुन ने कहना शुरू किया, लेकिन तभी एलिस ने बीच में ही हाथ उठाकर कहा, मैं भी सहमत हूं। अगर माइकल कहता है कि वह हमारी मदद कर सकता है तो वह कर सकता है। मैं माइकल के खिलाफ साइक ऑब्लिटरेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्राफ्ट विटन ने आगे कहा, और माइकल पर भरोसा करने के लिए भी सहमति जताई। उसने माइकल को थम्स अप दिया और विस्परिंग एनर्जी के माध्यम से उसे एक संदेश भेजा। मनोवैज्ञानिक विनाश अपनी सबसे कमजोर अवस्था में मिहाल के दिमाग को बुरी तरह कमजोर कर देता है। इससे आपको उसके दिमाग की छानबीन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आखिरकार, मैं उसके दिमाग को पढ़ नहीं सकता या उसे डार्क हेवन के रहस्य उगलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह आपको ही करना होगा, माइकल। माइकल मुस्कुराता रहा, लेकिन क्राफ्ट विटन के पास बैठे अन्य बुजुर्गों और वृद्ध लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उसने कुछ दिलचस्प बात पर ध्यान दिया। तुम मुझे कब बताने वाले थे कि तुम भी उच्च समाज के सदस्य हो? मनोविकृति एक शक्तिशाली आत्मविशेषता होनी चाहिए। अगर इसका सबसे कमजोर रूप भी एक उच्चतर जीवन रूप के दिमाग को इतना कमजोर कर सकता है कि मुझ जैसे किसी व्यक्ति को उसके दिमाग में स्वतंत्र रूप से छानबीन करने की अनुमति मिल जाए। क्राफ्ट विटन को उसे कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइकल उत्सुक था। शुरू से ही यह स्पष्ट था कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण बूढ़ा नहीं था जिसे उसका पीछा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, माइकल को यह उम्मीद नहीं थी कि क्राफ्ट विटन के सहमत होने के बाद लगभग सभी ने माइकल की मदद स्वीकार कर ली। इसका मतलब था कि क्राफ्ट विटन एलिस जेनोविया से भी ज्यादा प्रभावशाली था। लाइट से नोवेल। या फिर इसका कारण ये था कि क्राफ्ट विटन अधिक भरोसेमंद था। एलिस जेनोविया के विपरीत, जो स्पष्ट रूप से माइकल और एक शिक्षक के रूप में उसकी क्षमताओं के बारे में पक्षपाती थी, क्राफ्ट विटन का उसके प्रति रवैया तटस्थ था। मैं अब कोई खास नहीं हूं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं अतीत में काफी प्रसिद्ध था। मेरा इलाका बंजर भूमि में स्थित है और इसे रक्षा मीनार माना जाता है। बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी वहीं स्थित है। क्राफ्ट विटन ने शांत भाव से समझाया, जिससे माइकल चौंक गया। क्या उसने सचमुच मुझे बताया? तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी जो कुछ भी तुम्हें बताया वो कोई राज नहीं है। तुमने मेरा नाम ऑनलाइन सर्च नहीं किया, है ना? अगर किया होता तो तुम्हें अभी इतना आश्चर्य नहीं होता। हाँ, तुम सच में एक अजीब बच्चे हो। अगर अब करना ही है तो कुछ कहानियों पर ध्यान दो। ज्यादातर कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, लेकिन उनमें हमेशा कुछ सच्चाई भी मिली होती है। उनमें से कुछ कहानियां काफी अच्छी हैं। अब तो वो शेख ही बघार रहा है। मैंने उससे पूछा ही क्यों? माइकल ने सिर हिलाया। इसी बीच उसके आसपास का नजारा बदल गया। कुछ लोगों की घृणा भरी निगाहें उस पर पड़ीं, लेकिन ज्यादातर लोग जिज्ञासा से उसकी ओर देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि माइकल में ऐसा क्या खास था। बरसेरकर का सरदार और युद्ध पुजारिन न सिर्फ एक अनजान युवक की मदद लेने को तैयार थे, बल्कि फ्रोजन डचेस और टावर डिफेंस के दिग्गज ने भी उसकी सिफारिश की थी।
कैदी मिहाल को हॉल में लाया गया। उसका मुंह पट्टी से बंधा हुआ था और उसका पूरा शरीर कई तरह की धातु की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। कुछ जंजीरें वैसी ही थीं जैसी कि सुन लॉर्ड ने एलिमेंटल एम्प्रेस को दीवार से बांधने के लिए इस्तेमाल की थीं, जबकि दूसरी जंजीरों ने कैदी को किसी भी तरह से ऊर्जा का उपयोग करने से रोक रखा था। वह अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। मिहाल को अंदर लाने वाले गार्डों में से एक ने पूछताछ शुरू करने के लिए कैदी के मुंह पर बंदी पट्टी हटा दी। तुम घिनौने कमीने हो, गद्दार सुआ हो, तुम अपने दुश्मनों के सामने बैठकर मेरा न्याय कैसे कर सकते हो? मैंने तो बस सही काम किया था, नियमों का पालन करके। कैदी आगे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसका मुंह फिर से बंद कर दिया गया। इस बकवास के लिए धन्यवाद, क्राफ्ट विटन ने कहा, और उसी समय उसके शरीर से बैंगनी रंग की गैस निकल रही थी। बैंगनी गैस उसके हाथों के चारों ओर जमा होकर घनीभूत हो गई। इससे बैंगनी रंग की एक झिलमिलाती बूंद बन गई। क्राफ्ट विटन ने ऊर्जा के एक झटके के साथ उस बूंद को छोड़ा। वह कैदी के माथे से टकराए और उसे भेद गई, लेकिन गहरा छेद छोड़ने के बजाय बूंद कैदी के सिर में समा गई। चूंकि मुझे आत्मा विनाशकारी तंत्र को सक्रिय होने से रोकने के लिए अपनी शक्ति को यथासंभव नियंत्रित करना होगा, इसलिए उसकी मानसिक सुरक्षा को ध्वस्त होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। क्राफ्ट विटन ने माइकल पर निगाहें गड़ाए हुए समझाया। जब आप उसके दिमाग में प्रवेश करें तो ध्यान रखें कि बहुत अधिक ऊर्जा न छोड़ें। आत्मा विनाश की अधिकतर क्रियाविधियां मूल ऊर्जा के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाती हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। युद्ध पुजारिन माइकल को ध्यान से देख रही थी। अगर उसे इस मामले को सुलझाने का पूरा भरोसा नहीं होता तो वह हस्तक्षेप करती और अपना वोट वापस ले लेती। यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसे किसी ऐसे नौसिखिए के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था जो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इतना बड़ा दायित्व उठा रहा हो। भले ही सरदार और मानव जाति के पुराने शक्तिशाली लोग माइकल पर भरोसा करने का फैसला कर लें, फिर भी वह एक नौसिखिया ही था जिसने अभी तक अपनी आत्मा की विशेषताओं के साथ वर्षों का अनुभव प्राप्त नहीं किया था। युद्ध पुजारिन को संदेह था कि माइकल को अपने आत्मिक गुणों का गहन अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिला होगा, और वह अकेली नहीं थी जिसे माइकल की शक्ति पर संदेह था। दुर्भाग्यवश उनके पास समय कम था और सबसे नजदीकी पेशेवर इंस्पेक्टर ओरिजिन एक्सपेंस में कहीं था। किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि वह कहाँ है, और यह भी अज्ञात था कि वह कब लौटेगा। उनके पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। क्या उसके सिर की विस्फोटक या आत्मा विनाशकारी उपकरणों के लिए पहले ही जांच की जा चुकी है? यदि ऐसा हो चुका है और परिणाम नकारात्मक हैं तो मैं ठीक रहूंगा, माइकल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर उसने अपनी चेतना से जुड़ने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखों के सामने प्रकाश का गोला प्रकट हुआ और उसने माइंड रीडर के सोलट्रेट सिंबल पर एक नजर डाली। सोलट्रेट सिंबल में 4 चमकदार तारे थे। चलो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम इसे खराब न कर दें। माइकल ने 3800 सोलर स्टार फ्रैगमेंट का उपयोग करके माइंड रीडर को 5 स्टार सोलट्रेट में अपग्रेड करते हुए सोचा। माइंड रीडर को सबके सामने ही अपग्रेड किया गया, लेकिन उसके आसपास मौजूद सभी शक्तिशाली लोगों ने माइकल की उपस्थिति में केवल एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। माइंड रीडर के सोलट्रेट सिंबल पर 5वां तारा बना और सूचनाओं की बाढ़ ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। माइकल ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और अत्यंत सटीकता के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली कैदी के माथे पर लगी और माइकल ने माइंड रीडर शक्ति का प्रयोग किया। इसी दौरान क्राफ्ट विटन ने बैंगनी रंग की तरल बूंद में संपीड़ित शक्ति को मुक्त कर दिया। कैदी चीख उठा क्योंकि साइकी ओब्लिटरेशन द्वारा एक के बाद एक मानसिक अवरोधों को जबरदस्ती हटाया जा रहा था। माइकल को कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उससे उतनी ही आसानी से गुजर गया जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। मैं उसके अंदर हूँ। सुसाइड स्क्वाड। माइंड रीडर कोई अतिशक्तिशाली सोलट्रेट नहीं था जो माइकल को लक्ष्य के दिमाग को नियंत्रित करने की अनुमति देता था, बल्कि माइंड रीडर प्रतिबंधों से भरा था क्योंकि इसके लिए लक्ष्य के दिमाग को पढ़ने के लिए उसे छूना आवश्यक था। लक्ष्य को छूने के बाद भी मस्तिष्क के जितना संभव हो सके उतना करीब रहना बेहतर होता था, जिसका आमतौर पर मतलब ये होता था कि लक्ष्य के दिमाग को आसानी से पढ़ने के लिए उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना पड़ता था। मुझे छूना बंद करो, गंदे कमीने। मुझे मत छुओ। महान माता तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी, कमीने। वो तुझे जिंदा ही छील देगी, तेरा छोटा सा लिंग काट देगी, उसे पकाकर तुझे तेरा ही बेकार अंत खिलाएगी। वो तुझे भूखा रखेगी और फिर हफ्तों तक धीरे धीरे तेरे नाखून और मांस की परतें नोचकर निकालेगी।
जब तुझे लगेगा कि तू मरने वाला है, तब वो अपने अधीनस्थों को तुझे ठीक करने और नए सिरे से शुरू करने के लिए भेजेगी। तुझे तेरा ही मांस और तेरा ही पेशाब खिलाया जाएगा, कमीने। महान माँ, वह कौन है? माइकल ने कैदी के दिमाग में कौंध रहे अप्रिय विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए पूछा। माइकल केवल लक्ष्य के मन को पढ़ सकता था। इसका मतलब था कि उसे जो भी जानकारी मिलती थी वह उस व्यक्ति के विचारों से ही प्राप्त होती थी। हालांकि माइंड रीडर क्षमता में एक विशेष कार्य क्षमता जुड़ गई जब ये 5 स्टार सोलर ट्रेड तक पहुंची। माइकल बातचीत को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। वह चतुराई से विषयों को बदलकर लक्ष्य को उस जानकारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था जो माइकल जानना चाहता था। क्या उसने महान माता का नाम लिया? उसे यह नाम कैसे पता चला? एक बुजुर्ग ने बुदबुदाते हुए कहा, और एलिस ज़ेनोविया की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने माइकल से अपनी निगाहें हटाए बिना जवाब दिया। क्या वह महान माता के बारे में जानता है? बिल्कुल, वो उसे जानता है। डार्क हेवन की ब्यूटी बुचर को कौन नहीं जानेगा। महान माता एक अलौकिक राजसी आकृति वाली खूबसूरत महिला हैं। उनके सुडौल शरीर की एक झलक हर पुरुष को मोहित कर सकती है। अगर आप उनके शरीर से मोहित नहीं होते तो आप या तो औरत हैं, समलैंगिक हैं या हिजड़ा हैं। काया कमीनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि महान माता सुंदर नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटा पहनती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बदसूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी महान माता के बारे में सोचकर हस्तमैथुन करने लगो। ये क्या बकवास है? माइकल ने कांपते हुए सोचा, फिर उसने बात बदल दी। मुझे अपने मिशन के बारे में बताएं और आपने ट्रिटेनस को कैसे खोजा? आपने किसी को पता चलने से पहले ही ट्रिटेनस को कैसे हाईजैक किया? इस कमीने को क्या हो गया है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? इसे क्या लगता है कि मैं इसे अपने मिशन के बारे में बता दूंगा? इतना बेवकूफ कौन होगा जो इसे आत्मघाती दस्ते के बारे में बताएगा? अपने साथियों के साथ सर्वर हैक करने के बाद मुझे उन गद्दार कमीनों के हाथों सबसे पहले पकड़े जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन घिनौने इंसानों के बीच रहना, जिन्होंने सर्वोच्च मानव गठबंधन को धोखा देकर इन नीच प्राणियों के साथ हाथ मिलाया है, बहुत घिनौना है। लेकिन अगर मैं तुम में से कुछ को खत्म कर सकूं तो ये सब सहने लायक होगा। अपनी जाति को आजाद कराने के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मघाती दस्ता, पकड़े जाने का सम्मान पाने वाला वह पहला व्यक्ति है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पिलोक में और भी अज्ञात गद्दार छिपे हुए हैं? माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह क्राफ्ट विटन की ओर मुड़ा, जिसे उसने विस्परिंग एनर्जी के माध्यम से संदेश भेजा था। वह किसी आत्मघाती दस्ते का सदस्य है और उसे जानबूझकर पकड़ा गया है। पिलोक में और भी गद्दार हैं और वे आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कब, लेकिन वे जितना हो सके उतने लोगों को मारना चाहते हैं। क्राफ्ट विटन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह जानकारी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने माइकल के चेहरे के भाव में एक और बदलाव देखा। एल्डर जेरेक्स ने टेम्पर्ड क्रिस्टल की जंजीरों को नुकसान पहुंचाने में अच्छा काम किया है। मुझे पहले से ही ऊर्जा का एक अंश महसूस हो रहा है। बंदी मिहाल ने अपने चेहरे पर तटस्थ भाव रखते हुए सोचा। क्राफ्ट विटन को एक और संदेश भेजते समय माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आपके पास और भी टेम्पर्ड क्रिस्टल चेन है? और एल्डर जेरेक्स कौन है? मुझे लगता है कि वह गद्दार है, कैदी ने कहा। माइकल कुछ बोल नहीं पाया जब उसने अपने बाईं ओर बैंगनी रोशनी की चिंगारियां फूटती देखी। कई मजबूत क्रिस्टल की जंजीरें माइकल के पास से गुजरीं। वे कैदी के चारों ओर लिपट गईं और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। मजबूत क्रिस्टल की जंजीरें पीछे की दीवार से टकराईं और कैदी को दीवार से चिपका दिया। कुछ ही क्षणों में माइकल ने अपने बगल में अत्यधिक ऊर्जा का स्पंदन महसूस किया। एक निर्मम ठंड ने माइकल को जकड़ लिया और उसने अपने बगल में एलिस को प्रकट होते देखा। उसका शरीर बर्फीले कवच से ढका हुआ था और उसकी बाहों में नीले रंग का नीलम जैसा भाला था। अपने और माइकल को आसपास की घटनाओं से बचाने के लिए जमीन से बर्फ के खंभे निकल आए। क्राफ्ट विटन की शक्ति पूरे हॉल में फैल गई। जल्द ही उनके चारों ओर एक तीखी कर्कश चीख गूंज उठी, लेकिन वह भी जल्दी ही शांत हो गई। क्राफ्ट विटन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और एलिस, तुम वहां क्या कर रही हो? एसेंडिंग फीनिक्स अकादमी के डीन ने माथे की नसें लगभग बाहर निकालते हुए गुस्से से पूछा। माइकल को उस आदमी से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो जोर जोर से चिल्ला तो सकता था, लेकिन कुछ करने में सबसे आखिर में वही हरकत करता था। मोटा ताजा डीन एक घटिया और चिड़चिड़े इंसान का जीता जागता उदाहरण था। माइकल ने बर्फ की मोटी परतों के पार देखने की कोशिश की, लेकिन एलिस की फ्रोजन किंगडम सोल ट्रेट व्यर्थ नहीं थी।
उसके द्वारा बनाए गए बर्फ के खंभे बेहद मोटे थे और सामने उत्पन्न होने वाली ताकतों का सामना करने में सक्षम थे। अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे करें, ये समझ न आने पर माइकल ने अपनी शक्तिहीनता का इस्तेमाल करते हुए वही करने का फैसला किया जो वह कर सकता था। उसने अपने चारों ओर मौजूद ऊर्जा धाराओं का उपयोग किया और फुसफुसाती ऊर्जा का प्रयोग करके हॉल में मौजूद सभी लोगों से एक साथ संवाद स्थापित किया। एल्डर जेरेक्स गद्दार है। शोरगुल के कारण उसकी आवाज दब जाती थी, लेकिन विस्परिंग एनर्जी के साथ भेजे गए संदेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। एल्डर जेरेक्स, ऐसा नहीं हो सकता, ओलिविया ब्लेज ने अविश्वास से कहा, लेकिन उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति पर टिक गईं जिस पर क्राफ्ट विटन ने कुछ ही क्षण पहले हमला किया था। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक काली चमक दिखाई दी और उसके रोमछिद्रों से काला पदार्थ रिसने लगा। उसकी त्वचा धूसर हो गई, मानो उसका शरीर सड़ने ही वाला हो। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया, जबकि उसके चारों ओर ऊर्जा तीव्र होती गई। एल्डर जेरेक्स के सड़ते हुए शरीर से ऊर्जा का एक बवंडर फूट पड़ा। मर जा, तू नीच गद्दार। एल्डर जेरेक्स ने ऊर्जा के बवंडर को काले तारों में बदलने से ठीक पहले दहाड़ लगाई। तारे तेजी से चमकते हुए एक पिंड में तब्दील हो गए। प्रज्वलित होते ही वह पिंड अत्यंत अस्थिर और उग्र प्रतीत हुआ, और उसने ऐसी विनाशकारी शक्ति का विस्फोट किया जो परसिस मिसाइलों से कहीं अधिक थी। अंधकार के विशाल आवरण के भीतर से अंधकार की एक तीव्र लहर उठी। ये तेजी से फैली, इमारत को चीरते हुए उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और फिर पहले की तरह ही तेजी से फैलती चली गई। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतें पल भर में नष्ट हो गईं, पीछे केवल विनाश, अराजकता और मलबा ही बचा रहा। हालांकि माइकल को अंधकार की लहर का ज्यादा असर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने एल्डर जेरेक्स के विश्वासघात के बारे में दूसरों को समय रहते चेतावनी दे दी थी, इसलिए सभी समय रहते प्रतिक्रिया दे सके। ट्राइटन गठबंधन के शक्तिशाली सदस्यों के लिए यह पहली बार नहीं था कि वे किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस गए हों। अपनी वर्तमान स्थिति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्हें अनगिनत जानलेवा स्थितियों से गुजरना पड़ा था। अचानक हुए हमले से वे चौंक जाते, लेकिन माइकल की चेतावनी ने उन्हें अपने आर्टिफैक्ट्स को प्रकट करने और अपने सोलर ट्रेड्स को उजागर करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह से गायब हो गए और माइकल और एलिस जेनोविया के पास प्रकट हुए, जबकि एलिस ने संपीड़ित बर्फ की एक विशाल दीवार बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया। एलिस के बगल में बरसेरकर सरदार और युद्ध पुजारिन प्रकट हुए। उन्होंने अपनी कलाकृतियों और आत्मा गुणों का इस्तेमाल करते हुए बर्फ की दीवार को चीरती हुई अंधकार की लहर को रोक दिया। इस बाधा के कारण अंधकार की लहर की शक्ति कुछ कम हो गई, लेकिन बरसेरकर, वॉरलॉक, सेंटोर और शेष शक्तिशाली मानवों के संयुक्त प्रयासों से अपनी आत्मा गुणों और शरीर के बल पर लहर को रोकने के लिए ये शक्ति पर्याप्त थी। सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों को अंधकार की लहर से बचाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों और तकनीकों का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने चोट लगने के डर की परवाह नहीं की, क्योंकि उनकी प्राथमिकता केवल सबसे कम उम्र के बच्चों का कल्याण था। सभा भवन के सामने डेरा डाले हुए विलक्षण प्रतिभावान लोग पहले तो भ्रमित थे। उन्हें केवल सभा भवन में प्रकट हो रही अपार ऊर्जा का एहसास हुआ। इसके बाद उन्हें जो महसूस हुआ वह था आतंक, घोर आतंक। अगले ही पल उनके आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और उन्हें निश्चित मृत्यु का भय सताने लगा। फिर भी उनमें से कोई नहीं मरा। बैठक कक्ष में मौजूद ट्राइटन गठबंधन के शक्तिशाली सदस्यों ने अंधकार की लहर को उन युवाओं तक पहुंचने से रोक दिया था। वे अंधकार की लहर को पूरी तरह से रोक नहीं सके, लेकिन कम से कम युवा प्रतिभावान लोग बाल बाल बच गए। अंधकार की लहर थमते ही बरसेरकर सरदार क्रोध से दहाड़ उठा। उसकी छाती पर एक गहरा घाव हो गया, लेकिन पालिका मेवेनहम को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में घृणा और नफरत भरी थी, और वह एलिस की बर्फ की दीवार के अवशेषों को पार करते हुए कूद पड़ा। वह एल्डर जेरेक्स की सड़ती हुई आकृति के ठीक सामने जमीन पर जा गिरा और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके मोटे हाथ एल्डर जेरेक्स की गर्दन पर जकड़ गए और वह गहरी गुर्राहट के साथ घृणा और नफरत भरे शब्द उगलने लगा। तुम कौन होते हो मुझे और मेरे परिवार पर मेरे ही शहर में हमला करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर जेरेक्स ने बरसेरकर सरदार के क्रोधित चेहरे को घूर कर देखा। उसके जीर्ण शीर्ण चेहरे पर एक पतली सी मुस्कान चिपकी हुई थी। हम तुम्हारे सर्वोच्च शासक हैं, तुम घिनौने जानवर। पालिका की पकड़ एल्डर जेरेक्स पर और कस गई और उसकी उंगलियों के नीचे हड्डियों के मुड़ने और टूटने की तीखी आवाज कमरे में गूंज उठी। उसे मत मारो, माइकल जोर से चिल्लाया। मैं उससे और भी जानकारी हासिल कर सकता हूं। लेकिन बरसेरकर सरदार ने बात नहीं मानी। उसने सड़ते हुए शरीर को हवा में उछाला और अपनी भारी युद्ध कुल्हाड़ी को नीचे की ओर चलाया, जिससे बुजुर्ग दो हिस्सों में बंट गया।
फिर वह माइकल की ओर मुड़ा और दोनों की निगाहें मिल गईं। उसे एक पल भी और जीने का हक नहीं था।